नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। एक पुरानी हिंदी कहावत है, चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दुबे जी बनकर लौटे। यानी इसका अर्थ है जो आपके पास पहले था वो अब उससे भी ज़्यादा कम हो गया आपके पास। कुछ ऐसे ही हालात कांग्रेस पार्टी के हो रहे हैं, खासकर तब जब राहुल गांधी अपनी बातें कहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ, पब्लिक मुझे ध्यान से सुन रही है। कांग्रेस की युवराज के इन चंद शब्दों को आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस का कैसे सवा सत्यानाश करने पर राहुल गांधी तुले हुए हैं। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो। भूखे मर जाओगे सब, भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। सोचिए, ऐसी तस्वीरें जब कांग्रेस के नेता देखते होंगे तो उन पर क्या बीतती होगी। वो अलग बात है कि कांग्रेस में खुलकर पार्टी आलाकमान के विरुद्ध बोलने की कोई इजाज़त तो छोड़िए, ऐसी हैसियत भी किसी की नहीं है। जो बोलता है वो किनारे लगा दिया जाता है। हाल में ही कमलनाथ जब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे थे तब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत कुछ चला और बताया गया कि 1984 के सिख दंगों के आरोपी रहे कमलनाथ को यदि भारतीय जनता पार्टी स्थान देती है तो उसका बहुत गलत असर पड़ेगा। उसके बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ को कोई भाव नहीं दिया और कमलनाथ वापस से छब्बे जी बनकर कांग्रेस में ही रह गए। देश के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त लोकसभा की तैयारी का माहौल है। टिकट वितरण को लेकर अलग अलग पैमाने तय किए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस के जितने सदस्य हैं वो अलग अलग ढंग से कहीं ना कहीं गठबंधन जैसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी ढपली अपना राग चलाते हुए जिस तरह से ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर लड़ने का निश्चय किया, कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब में कांग्रेस की इंटरनेशनल बेइज्जती करते हुए एक भी सीट नहीं देने का निर्णय लिया, जबकि कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें देने का मन बनाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने गोवा में कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। ऐसी अजब गजब राजनीति अगर आपको समझनी हो तो छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी समझना होगा, जहां कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए शायद कैंडिडेट नहीं है या कैंडिडेट चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जितनी हालत कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में खराब हुई है इसकी कल्पना तो कभी सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी नहीं की होगी। क्योंकि तमाम सर्वे एजेंसियां विधानसभा चुनाव में जिस तरह का दावा कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, और हुआ इसका ठीक उलट। राजनीतिक पंडित भी हैरान परेशान है कि जब विधानसभा में इतनी बुरी गत हुई तो लोकसभा में जाहिर तौर पर 11 की 11 सीटों में कांग्रेस को पराजय मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब एक बड़ी समस्या यह है कि टिकट किसे दिया जाए। क्या पुराने वाले जो सांसद हैं, जो 9 जीते हुए सांसद हैं, क्या उन्हें टिकट दी जाए या उनकी टिकट काटी जाए? टिकट काटी जाए तो टिकट किन्हें दी जाए? ऐसे असमंजस वाले हालात में पहली बार ढेर सारे बायोडाटा या प्रोफाइल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी भारतीय जनता पार्टी का जो छत्तीसगढ़ का मुख्यालय है वहां जाकर जमा किया है। कई तो अपने स्तर पर दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका चेहरा भी समझा जाए, भले से टिकट ना मिले लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें अच्छी तरह पहचान जाए। आने वाले दिनों में निगम आयोग मंडल की नियुक्तियां होनी हैं, पार्टी के पदाधिकारी बनाए जाने हैं। यदि सत्ताधारी दल से जुड़कर कहीं ना कहीं उसका अंग बना जाए या पार्टी संगठन में कोई जिम्मेदारी से पद ले लिया जाए तो वजूद और माहौल तो उनके पक्ष में बनता ही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौजूदा जो सांसद हैं उनकी धुकधुकी बढ़ी हुई है, क्योंकि 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 में से 10 सिटिंग एमपी की टिकट काटी थी, वहां किसी ने भी नहीं सोचा था। राजनीतिक पंडित भी हैरान थे कि आखिर सारे जीते हुए सांसदों की टिकट कैसी काटी जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। जो फायदा जिस फार्मूले पे मिला था उसी फार्मूले को अब अपनाने की बारी आ गई है। यही कारण है कि सिटिंग एमपी अब सोच रहे हैं कि क्या उन्हें टिकट मिलेगी। वैसे अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीकों से लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, अपने समर्थकों से तमाम ऐसी पोस्ट प्लान करवाई जा रही है, डलवाई जा रही है। अचानक से ऐसे लगने लगा है कि हमारे सांसद महोदय बहुत एक्टिव हैं,
दरअसल राजनीति के लिए ये एक महत्वपूर्ण पैमाना होता है कि यदि आप काम कर रहे हैं तो काम करते हुए नजर भी आने चाहिए। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की एक चर्चित समाचार एजेंसी को इस काम में लगाया गया है। मैं आपकी स्क्रीन में एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसे आप गौर से देखिए। ये तस्वीर है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के कथित सर्वे की, जिसमें सबसे ऊपर नाम जैसा कि लिखा हुआ है सिटिंग एमपी विजय बघेल का नाम सबसे ऊपर है 52%। उसके बाद दीपक साहू, जो कि पूर्व सांसद ताराचंद साहू के पुत्र हैं, उन्हें 15% का समर्थन बताया गया है। और एक और पुरानी सांसद है सरोज पांडे, इनके बारे में 14% का समर्थन दिखाया गया है। अन्य के बारे में 19%। ऐसे सर्वे कितने विश्वसनीय होते हैं, इनका पैमाना क्या होता है, ये कभी जग जाहिर नहीं किया जाता। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे सर्वे ने अपनी विश्वसनीयता तब खो दी थी जब 10 के 10 सर्वे ये दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। अब ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि ये सर्वे सही है? यदि इन सर्वे का पैमाना भी सही हो, जांच का तरीका भी सही हो, तब भी ये माना जा रहा है कि ऐसे सर्वे किसे फायदा पहुंचाएंगे। क्या ये सर्वे करवाए गए हैं या समाचार एजेंसी ने निष्पक्ष होकर सर्वे किया है? इस पर जागरूक जनता प्रश्न खड़ा करती है। लेकिन जहां तक दुर्ग लोकसभा की बात है तो इसमें कोई शक नहीं, विजय बघेल लगभग 4 लाख मतों से 2019 में लोकसभा चुनाव तब जीते थे जब कांग्रेस ने 2014 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी से ये सीट छीनी थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतती रही थी। लगातार 5 बार जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार सरोज पांडे के रूप में मिली थी। सरोज पांडे मोदी लहर में 2014 में लोकसभा चुनाव हार गई थी और विजय बघेल ने 2019 में विजय प्राप्त कर भारतीय जनता पार्टी को खोया हुआ मान वापस दिलवाने में सफलता हासिल की थी। मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा धर्म संकट यह है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा टिकट वितरण का कौन सा फार्मूला अपनाया जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के चुनाव में बिना जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण सिर्फ मोदी के चेहरे और काम पर किया था। 5 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का हो चुका था 2014 में जब सरकार बनी थी। उसके बाद दावे के साथ डंके की चोट पर मोदी के चेहरे के नाम पर, मोदी के काम के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को इसकी भारी सफलता भी मिली। राजनांदगांव में संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए, जाति का समीकरण उनके पक्ष में नहीं था। इसी तरह सुनील सोनी रायपुर से लोकसभा के सांसद चुनकर आए, जाति का समीकरण वहां भी उनके पक्ष में नहीं था। ऐसे में यह माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव में, यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो चंद महीने बाद होने जा रहा है, प्रथम चरण में ही छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था 2019 में। भाजपा हो या कांग्रेस, किसी भी दल के पास समय बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी निर्णय लिए जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की जो बैठक हो रही है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं को वहां बुलाया गया है। अंदर खाने जो चर्चा चल रही है, ढेर सारी बातें हो रही है। हम तक सारी बातें हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं, लेकिन जो खबरें बेहद पुष्ट होती है उन्हीं खबरों को हम आपके साथ साझा करते हैं। लगातार हम कुछ नई बातों के साथ आपको लोकसभा चुनाव के साथ जोड़े रखेंगे, खासकर ऐसी जानकारी जिन्हें आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। वैसे टिकट वितरण के मामले में भारतीय जनता पार्टी की पहले और अब की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी। 2018 में बुरी तरह चुनाव हारने के बाद 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना हुआ था, लेकिन अब ये कहा जा सकता है उससे भी ज़्यादा प्रतिष्ठा का मुद्दा अब बना हुआ है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी छत्तीसगढ़ में है और केंद्र में भी है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के सामने यह चुनौती होगी कि राज्य की सरकार अपने परफॉर्मेंस को भी सामने रखे, खासकर छत्तीसगढ़ के 2 बड़े मुद्दे। उसमें एक है महतारी वंदन योजना को शीघ्र जमीन पर लाया जाए। शायद इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विभिन्न मंचों से दावा कर रहे हैं कि हम महतारी वंदन योजना को शीघ्र मार्च से लागू कर देंगे। 70 लाख के आसपास आवेदन आ चुके हैं। लगातार उन आवेदनों की जांच चल रही है और जल्दबाजी में ही सही, जिस तरह से भी महतारी वंदन योजना को जब तक जमीन पर नहीं उतारा जाता
तब तक यह कांग्रेस के लिए कहने की बात होगी, विपक्षियों के पास हमला करने का एक खास मौका होगा कि मातारी वंदन योजना जिसके नाम पर विधानसभा चुनाव में इतनी भारी जीत मिली है कि उसका क्या हुआ। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है किसान को धान के मूल्य के अंतर की राशि देना। जैसा कि एमएसपी की अभी दर है धान की 2185 या 2200 रुपए के आसपास, ऐसे में 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का जो वादा किया गया था, दावा किया गया था, मोदी गारंटी की शक्ल दी गई थी। और राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि दावा किया जा रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो होके रहता है। मोदी गारंटी के दम पर जब लोकसभा चुनाव लड़ना ही है तो पुरानी वाली मोदी गारंटी को भी याद दिलाया जाएगा। यही कारण है कि मातारी वंदन योजना के अलावा अंतर की राशि किसानों को एक मुश्त शीघ्र देने का बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए केंद्र से मदद भी ली जा रही है। दिल्ली में जो बैठकें चल रही है, छत्तीसगढ़ के नेताओं को जो बुलाया गया है, सारे विषयों पर चिंतन मनन होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी हुई थी वो 10 मार्च 2019 को हुई थी। यही माना जा रहा है कि इसके आसपास कभी भी अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, सारा अधिकार निर्वाचन आयोग का आ जाएगा। ऐसे विषम हालात में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती होगी कि जल्द से जल्द इन दो बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और दावा किया जाए कि हमने मोदी गारंटी के नाम पर काम किया, इसलिए हमें 11 में से 11 सीटें जितवा कर दीजिए। जनता के सामने जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो पहले जो पुरानी गुटबाजी थी उस पर भी विराम लगता नजर आ रहा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद जो गुटबाजी को हवा देने वाले नेता थे उन्हें टिकट दी गई, अप्रत्याशित रूप से टिकट बांटी गई, पुराने चेहरों को चुनाव लड़वाया गया। कुछ चेहरे असफल जरूर हुए, लेकिन जिस तरह से सरकार बनी है, जिस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिस तरह से केंद्र का हस्तक्षेप साफ तौर पर नजर आ रहा है। अनुशासन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो पार्टी के लाइन से बाहर जाके बात करते थे वो अब कहीं ना कहीं सहमे हैं। विधानसभा के भीतर कहीं जरूर ऐसा कुछ लगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ पुराने नेता पार्टी लाइन से अलग जाकर बात करते नजर आए, कुछ आक्रामक नजर आए, कुछ खींच नजर आई, उन पर भी नियंत्रण लगाने की तैयारी हो चुकी है। ढेर सारी बातें हम तक चलकर आ रही है। अंदर खाने की ऐसी ही बातों को समझने के लिए आप लगातार राष्ट्रभोज के साथ बने रहिए। अब जाते जाते एक तस्वीर कथित किसान आंदोलन की मैं आपको दिखा रहा हूं। देश में जहां 14 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, वहीं पंजाब के कुछ लाख किसान ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकेले पूरे देश का निर्णय लेने वाले हैं। किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे वो पंजाब के किसानों के दबाव में जरूर वापस ले लिए गए। शायद यही कारण रहा होगा कि बड़े बड़े बुलडोजर लेकर जो लोग आ रहे हैं क्या वास्तव में वो किसान हैं। अब भारत की सुरक्षा बलों से निपटने के लिए, हरियाणा पुलिस से निपटने के लिए, दिल्ली पुलिस से निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये युद्ध लड़ा जा रहा है हमारे देश के सुरक्षा बलों के साथ, कौन लड़ रहा है, ये कौन सी विचारधारा काम कर रही है। चंद सेकंड में इन वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। आप चिंतन करेंगे इनके बारे में, क्या वास्तव में ये लोग किसान हैं या और कुछ। राजभोज आपका अपना जनमंच है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।